हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 109 समष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड पार्ट। हिंदी मीडियम की आपकी ये क्लास रहेगी और 109 सेकंड ईयर में आपको मिलता है ना। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन से आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक तो हम करेंगे यहाँ पर AK मॉडल और उसके बाद यहाँ पर करेंगे हम व्यापार चक्र, जो कि किसने दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, शुम्पेटर ने दिया था, है ना। तो दो ही आज की क्लास में हम दो ही टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये वही वाले क्वेश्चंस हैं आपके जो कि मोस्टली रिपीटेड होते हैं। यही थ्योरी और यही मॉडल्स आपके रिपीट होते हैं, इन्हीं पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मॉडल से। ओके, AK मॉडल एक एंडोजीनियस विकास मॉडल का एक सरल रूप है, हम यहाँ पर कह सकते हैं। हमारे पास ना यहाँ पर दो है, एक तो एंडोजीनियस है और एक क्या है हमारे पास, एक्सोजीनियस है। एंडोजीनियस हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे एंडोजीनियस जितने भी थ्योरीज हैं, एंडोजीनियस जितने भी मॉडल्स हैं, वो सब कहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जब हमें प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करना है तो जो अंदर के फैक्टर्स होते हैं, एक प्रोडक्शन के लिए जो भी हमारे अंदर के फैक्टर्स होते हैं उन पर बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक्सोजीनियस मॉडल में हमने पढ़ा है सभी के सभी जो एक्सोजीनियस मॉडल्स होंगे वो हमें क्या बताते हैं, बाहर के फैक्टर इफेक्ट डालते हैं प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्शन पर। तो अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कौन डालेगा, जो हमारे बाहर के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम एंडोजीनियस विकास मॉडल को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है आपने कि जो AK मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, एंडोजीनियस मॉडल है, ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है ये हमसे, अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, AK मॉडल को यूज करते हैं। ये मॉडल आरंभिक एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का एक प्रमुख भाग है और इसमें पूंजी यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन को दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के मुख्य स्रोत में माना जाता है। अब याद रखना, ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है, कैपिटल को हम कहाँ पर यूज करते हैं, कैपिटल क्या बाहरी फैक्टर है, बाहरी कारक है, नहीं ना। अगर प्रोडक्शन हमने करना है तो जो हमारा कैपिटल होगा, जो हमारी पूंजी होती है, वो एक इंडोजीनियस फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा हमारे पास प्रोडक्शन जो फंक्शन होता है, जो उत्पादन फलन है, वो यही है हमारे AK मॉडल का, y इक्वल्स टू AK, जहाँ पर A हमारा क्या होता है, टेक्नोलॉजी होती है, और K को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और y इक्वल्स टू तो हमारा प्रोडक्शन है ही है, उत्पादन है, आउटपुट जैसे हम कहते हैं, ठीक है जी। तो सिंपल सा हमारे AK मॉडल का ये प्रोडक्शन फंक्शन है और ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। y इक्वल्स टू AK, y मतलब उत्पादन, A मतलब टेक्नोलॉजी और K मतलब हमारे पास कैपिटल, ठीक है जी। और कैपिटल क्यों है, क्योंकि AK मॉडल हमें क्या बताता है, दीर्घकालिक तक अगर हमें एक इकोनॉमी में क्या चाहिए, लंबे समय तक वृद्धि चाहिए, तो हमें वहां पर क्या करना होगा, पूंजी संचय करनी होती है। एक हमारा मुख्य स्रोत क्या होता है, पूंजी को संचय करके रखना, अगर हमें वृद्धि चाहिए लंबे समय तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अब यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। मॉडल यह मानता है कि पूंजी में वृद्धि को उत्पादन में हम सीधे वृद्धि होती है, ठीक है। अगर लाइक पूंजी में हमने क्या करी है, वृद्धि करी है, जैसे कि हमारा फलन है y इक्वल्स टू AK, मैंने अगर कैपिटल क्या कर दिए, 2 गुना बढ़ा दी, ठीक है, 2 गुना मैंने बढ़ा दी, और हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी भी है, तो हमारा जो उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। जितना मैं टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को बढ़ाऊंगी, उतना ही मेरा क्या इंक्रीज होगा, उत्पादन इंक्रीज होगा। यही हमारा क्या होता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि स्थिर प्रतिफल, ठीक है। जैसे कि अगर पूंजी 2 गुना मैंने कर दी तो उत्पादन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म वृद्धि की। वो क्या होती है, यहाँ पर क्या माना जाता है, अगर हमें आर्थिक स्थिति जो है हमारी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, क्या करनी है, वृद्धि चाहिए हमें, ठीक है। तो माना जाता है, ये मॉडल हमसे कहता है कि निवेश, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्यूमुलेशन,
विकास दर को निर्धारित करते हैं। क्या, 2 पॉइंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, आ गई पहले तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा आ गया हमारे पास क्या, कैपिटल। यही दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि विकास को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, वृद्धि को निर्धारित करते हैं। ठीक है, सरकार की नीतियाँ तकनीकी प्रगति और निवेश वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रौद्योगिकी का महत्व क्या है। अगर यहाँ पर हमारा जो ए है, ए यानी कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये ट्रिपल ए नहीं है, ये सिर्फ सिंगल ए है। अगर यहाँ पर प्रौद्योगिकी स्थिर है, टेक्नोलॉजी हमारी क्या है, स्थिर है, ठीक है, लेकिन इसे विभिन्न नीतियों और अनुसंधान एवं विकास से प्रभावित किया जा सकता है। हमारा कहने का यहाँ पर सीधा सा मतलब है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है और स्थिर टेक्नोलॉजी है, एक ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला सकते हैं किसके द्वारा, हमारे पास बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, सरकार के पास बहुत सारी नीतियाँ होती हैं, उसके जरिए, ठीक है, और अनुसंधान और किसके द्वारा, विकास के द्वारा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी में क्या होगी, एडवांसमेंट आएगी, और जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आएगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन में भी एडवांसमेंट आएगी। ठीक है जी। अब क्या है यहाँ पर, अब इसका महत्व समझ लेते हैं। ये समझाने में मदद करता है, जो ये हमारा मॉडल है ये समझाने में मदद करता है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं और निवेश है और जो शिक्षा है वो कैसे लॉन्ग टर्म तक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि भविष्य में विकास पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि पूंजी संचय आर्थिक वृद्धि को बनाए रख सकता है। विकास हम कह सकते हैं, विकास तो हमारा चलेगा ही चलेगा। हम आगे, जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यूएसए का। यूएसए कंट्री है, ठीक है, वो विकास है, लेकिन क्या वो विकास करके बैठ गई है, नहीं ना, वो और ज़्यादा क्या कर रही है, हम कह सकते हैं आगे बढ़ रही है, डेवलप्ड हो रही है। वो डेवलप्ड हो चुकी है, वो विकासशील कंट्री नहीं है, वो विकास कर चुकी है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या है, एडवांसमेंट ला रही है ना, वृद्धि कर रही है। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि विकास जो है इन फ्यूचर, विकास कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और इसका रीज़न क्या है कि जो हमने कैपिटल एक्यूमुलेशन किया है, पूंजी का संचय किया है, वो आर्थिक वृद्धि को क्या करके रखेगा, बनाए रखेगा। जो कि यूएसए में है, वहाँ पर कैपिटल एक्यूमुलेशन है, जिस वजह से वृद्धि क्या है, बनी हुई है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, बाजार की भूमिका है, सरकारी निवेश है, जो कि क्या कहते हैं, हमारे संतुलन में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी सीमाएं हैं, जितने भी मॉडल होते हैं उनकी लिमिटेशंस भी होती हैं। अब वो क्या लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर माना गया कि जो पूंजी पर घटते प्रतिफल, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, CRS पढ़ा था, कौन से रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा था हमने, DRS तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें बताया गया इस मॉडल में कि DRS तो लागू होता ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता में DRS भी लागू होता है। ठीक है, वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। इसमें मानव पूंजी और अन्य विकास कारकों की भूमिका को सीमित कर दिया। सिर्फ और सिर्फ किस पर बात करी, टेक्नोलॉजी कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैपिटल, मानव विकास नहीं आया। बाकी के जितने भी फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, वो इंक्लूड नहीं किए एक मॉडल में। यह तकनीकी प्रगति को बाह्य रूप से स्थिर मानता है, बाहरी तरीके से क्या मानता है, स्थिर मानता है, लेकिन जो तकनीकी है वो नवाचार भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि तकनीकी में इनोवेशन आना भी तो ज़रूरी है। अगर टेक्नोलॉजी में हमारे पास इनोवेशन ही नहीं होगा तो एडवांसमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या था, ऐसा इस मॉडल में माना ही नहीं गया। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्या है, इस मॉडल की सीमाएं हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ गया एक ही मॉडल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, देन क्लास को ओवर करेंगे एक क्वेश्चन करके, क्योंकि हमने कंटेंट में पढ़ा था 2 ही टॉपिक्स आज की क्लास में, है ना। चलो, तो ये जो व्यापार चक्र है ये किसने सिद्धांत दिया था, जोसेफ शुम्पेटर ने व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल की व्याख्या करी अपने नवाचार सिद्धांत से। ठीक है, एक इनोवेशन थ्योरी के जरिए उन्होंने किसको बताया, बिजनेस साइकिल को बताया। उनके अनुसार क्या है, आर्थिक जो उतार चढ़ाव है वो तो आते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्यों आते हैं, नवाचार के कारण, क्योंकि
इंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, जो उद्यमी इंटरप्रेन्योरशिप नहीं, नवाचार यानी कि इनोवेशन के कारण, ठीक है। मुख्य कारण जो आर्थिक स्थिति होती है किसी भी देश की, उसमें उतार चढ़ाव, अप डाउन्स क्यों आते हैं, क्योंकि नवाचार आता है, ठीक है। अब कौन करता है ये नवाचार? एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी करते हैं, ठीक है। और नवाचार का यहाँ पर महत्व क्या है? शुम्पेटर के अनुसार व्यापार चक्र का मूल कारण तकनीकी नवाचार और नई खोजें हैं। हाँ, जो हमारा व्यापार चक्र है, एक बिजनेस साइकिल है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी जो टेक्नोलॉजी है क्या हो, एडवांसमेंट हो, और साथ ही साथ न्यू क्रिएटिविटी भी आती है, यानी कि नई नई खोजें भी करते रहते हैं। तो ये है हमारे व्यापार चक्र का मूल कारण। दो, कौन कौन सा? टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नई खोजें, ठीक है। नवाचार के कारण अर्थव्यवस्था में नया प्रोडक्शन होगा, नया उत्पादन विधियों को प्रयोग किया जाएगा, एक नया बाजार आता है और नए संसाधन सामने आते हैं। यही तो होता है इनोवेशन के बाद, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बाद, क्रिएटिविटी के बाद हमारे पास एक नया प्रोडक्शन बन के आएगा और अलग अलग प्रोडक्शन विधियों को हम यूज़ करते हैं। एक जब विधियाँ यूज़ करी हैं, नया उत्पादन आया है तो बाजार भी नया होगा, ठीक है। और जब हमने प्रोडक्शन नया बनाया है तो उसके लिए हमें संसाधन भी नए चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये बताता है क्या हमारा नवाचार का महत्व, कौन? शुम्पेटर, व्यापार चक्र में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो ओके। अब यहाँ पर जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है? नवाचार को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? उद्यमियों की है, किसकी है? एंटरप्रेन्योर्स की है, ठीक है। क्या है? अब यहाँ पर जो उद्यमी है वो क्या करते हैं? नई खोजों को अपनाते हैं, ठीक है, साथ साथ क्या करते हैं? रिस्क भी तो लेते हैं, जोखिम भी तो उठाते हैं, और साथ में क्या होता है फिर उसके बाद कंपटीशन भी मार्केट में, इकोनॉमी में आता है। न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, नई नई खोजें आएंगी, नई नई टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, वो रिस्क भी उतना ही ले रहे हैं। और जब रिस्क होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट में एक परफेक्ट कंपटीशन का अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें क्या होगा, फिर प्रतिस्पर्धा भी तो बढ़ने वाली है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी बैरियर नहीं होता, ना एंट्री का ना एग्जिट का, तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। और यहाँ पर बात करें क्रेडिट और निवेश की, तो नवाचार को लागू करने के लिए उद्यमी बैंकिंग प्रणाली और क्रेडिट का उपयोग करते हैं, तभी तो इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेशन के लिए क्या चाहिए? पैसों की ज़रूरत है, और पैसों के लिए क्या करेंगे वो? एक तो बैंकिंग प्रणाली है, यानी कि बैंक से लोन वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को हमने पढ़ा है, एंटरप्रेन्योर्स को बैंक मिल जाता है आसानी से एक एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए, उसको ग्रो अप करने के लिए, ठीक है। या फिर क्रेडिट का उपयोग कर लेते हैं, और फिर यह नए उद्योगों और आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, जिससे कि आर्थिक उछाल आता है। क्या है? नए उद्योग, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग अब क्या करेंगे? कंपटीशन में उतरेंगे, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होगी, स्टार्टअप्स ओपन होंगे, ठीक है। जब स्टार्टअप्स होंगे तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो यानी कि क्या हो रहा है? आर्थिक गतिविधियों में कुछ हम कह सकते हैं उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा, और जब ये चेंज आएगा, और यहाँ पर अभी तक हम पॉजिटिव ही पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी मार्केट व्यापार चक्र के अनुसार डाउन गई नहीं, अप ही जा रही है, तो आर्थिक गतिविधियां भी कैसे जाने वाली है? अप जाने वाली है। और जब आर्थिक गतिविधियां अप जाएंगी तो जो आर्थिक उछाल है उसमें आर्थिक उछाल आएगा, यानी कि वृद्धि, ठीक है। देश की और आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है? उसमें सुधार आएगा और वृद्धि होगी, ठीक है जी। समझ में आया? क्रेडिट और निवेश का यहाँ पर क्या क्रेडिट रहता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर व्यापार चक्र की प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं। क्या है? विस्तार, संकुचन और फिर उसके बाद रिकवरी, पुनरुद्धार। ये क्या होता है? ये कैसे होता है? ठीक है, एक्सपेंशन के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। नए नए उद्योग आएंगे नवाचार होने के कारण, ठीक है। बाजार विस्तार होगा, एक्सपेंड होंगे, उद्योग आ गए, स्टार्टअप शुरू हुआ, एक न्यू मार्केट आई, न्यू संसाधन आए, नया प्रोडक्शन आया, तो जाहिर सी बात है बाजार में एक्सपेंशन होगा। बाजार में हम कैसे देख सकते हैं कि बाजारों में वृद्धि होगी, और जब बाजारों में वृद्धि होती है तो आर्थिक गतिविधियों
कि जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, तेज हो जाती है। ये तो हो गया हमारा एक्सपेंशन, विस्तार। उसके बाद संकुचन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जब एक नवाचार, हम कह सकते हैं एक टेक्नोलॉजी, एक इनोवेशन जो पहले थी, अभी तो आया इनोवेशन, लेकिन एक इनोवेशन पहले भी हुआ होगा तो वहाँ पर तो संकुचन आ जाएगा ना उस वाले इनोवेशन में। एक इनोवेशन जो आज हुआ जिसके कारण क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, लेकिन एक इनोवेशन जो कल तक हम यूज़ कर रहे थे, एंटरप्रेन्योर्स कल तक जो इनोवेशन को यूज़ कर रहे थे, उसमें क्या आने वाला है, उसमें ये होगा संकुचन। ठीक है, नवाचार क्या हो गया, जो हमारा पुराना नवाचार था वो पुराना हो चुका है। क्यों, अब यहाँ पे नए प्रतिस्पर्धी नवाचार नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था मंदी में भी चली जाती है। ठीक है, समझ में आया रिसेशन का मतलब? समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ज़रिए, फिर एक्सपेंशन और हमारा संकुचन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जब ये दोनों आ गए तो रिकवरी भी हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, क्या था हमारा, हाँ रिसेशन और एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी तक हम एक पुराने नवाचार को यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स जो भी है, आर्थिक स्थिति चल रही है, लेकिन अभी क्या होता है, रिसेंटली एक नया नवाचार आता है, उस पर क्या आते हैं, नए उद्यमी आते हैं, न्यू स्टार्टअप्स होंगे, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप खुलेंगी। ठीक है, जॉब मिलेगी और क्या होने वाला है, इकोनॉमी में उछाल आएगा। बट अब जितने भी ये नए लोग आए हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकते इन फ्यूचर इनोवेशन को, क्योंकि इन्हें इतना टाइम नहीं हुआ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बस इन्होंने क्या देखा था, एक टेक्नोलॉजी देखी थी, इन्हें सब कुछ क्या था, खाना परोसा हुआ मिल गया, सीधा सा खाना परोसा हुआ इनको मिल चुका है। इन्हें नहीं पता कि कैसे बनाना है, अगर खाना ख़त्म हो जाएगा तो अगली सुबह इन्हें खाना कैसे बनाना है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, फिर दिक्कत आने वाली है, और जब खाना नहीं बनाना आता होगा तो भूख लगेगी। भूख लगने का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस में चली जाएगी, मंदी में चली जाएगी। ठीक है, अब पुनरुद्धार की बात कर लेते हैं। जब नए नवाचार फिर से होते हैं, अब दोबारा से क्या होगा, कौन करेगा, हम कह सकते हैं कोई तो करेगा। एक बंदे को ही तो खाना बनाना नहीं आता होगा, फैमिली में से कम 2 लोगों को तो आता होगा, वो 2 लोग ही क्या करेंगे, नवाचार लेकर के आएंगे, इनोवेशन लेकर के आएंगे। और जब नवाचार आएगा तो फिर से क्या होने वाला है, गतिविधि दोबारा से बढ़ने लग जाएगी, वृद्धि दोबारा से होने लग जाएगी। समझ में आए तीनों पॉइंट्स कौन कौन से, विस्तार, संकुचन और पुनरुद्धार, समझ में आ गया? चलो ओके, अब इस व्यापार चक्र में नवाचार सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तकनीकी प्रगति होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस और साथ में इनोवेशन क्या करता है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। और आर्थिक विकास भी कौन सा होता है, लंबी अवधि के लिए होता है, दीर्घकालिक, हम कह सकते हैं दीर्घकाल के लिए ये आर्थिक विकास देखा जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत पूंजीवाद की गतिशीलता प्रकृति को जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी है ना हमारे पास, टेक्नोलॉजी किस में हो सकती है, मशीन वगैरह में हो सकती है, तो उसमें प्रकृति के बारे में बताता है। सीधा सा है कि उसमें क्या दिखा है, कौन सी प्रकृति दिखाई गई, गतिशीलता। ठीक है, और सरकार और नीति निर्माताओं के अनुसंधान को, नवाचार को प्रोत्साहित करने की सलाह भी दी जाती है। तो सीधा सा ये जो हमारा सिद्धांत है क्या बताता है कि सरकार और नीति निर्माताओं में क्या आना चाहिए, सीधा सा एडवाइस कर रहा है कि नवाचार करे, वो नई रणनीतियां बनाए, नए नवाचार, और क्या लाए, वही R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बात करें, उस पर हम कह सकते हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। ठीक है जी, तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।